हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग आ जाते हैं अपने वीडियो के नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है कंबशन एंड फ्यूल। ये चैप्टर 6 है। तो इस चैप्टर 6 में हम लोग ये जानेंगे कि कंबशंस क्या होता है। तो देखिए, जब भी कोई सबस्टेंस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होता है और रिजल्टेंट में लाइट, हीट और क्या निकलती है, एनर्जी निकालती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंबशन कहते हैं। देखिए, तो मैंने ये लिखा भी है कि ए केमिकल प्रोसेस इन विच ए सबस्टेंस बर्न इन प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में, एयर के प्रेजेंस में, टू गिव, क्या देता है, हीट, लाइट, यानी हीट भी चाहिए और लाइट भी चाहिए, तभी इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कंबशन कहते हैं। तो जलने के आधार पे दुनिया के जो मैटर्स होते हैं, उन मैटर्स को दो भागों में डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन सी मैटर है, एक वो मैटर जो जल सकते हैं और एक वो मैटर जो जल नहीं सकते हैं। तो जो जल सकते हैं तो उनको हम लोग कहते हैं कंबस्टाइल सबस्टेंस, यानी दो सबस्टेंस दैट बर्न इजली इन प्रेजेंस ऑफ एयर टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट इज कॉल्ड कंबस्टाइल सबस्टेंस। यानी ऐसे सभी सबस्टेंस जो जलने के, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलने के बाद हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम लोग कंबस्टाइल सबस्टेंस कहते हैं। जैसे आपके घर का पेपर, वैक्स, पेट्रोलियम, एलपीजी, ETC, ये सारे सबस्टेंस को अगर आग के कांटेक्ट में रखेंगे तो ये तुरंत जल जाएंगे। लेकिन वहीं पर कुछ जो होते हैं नॉन कंबस्टाइल सबस्टेंस होते हैं, यानी इनको आग के कांटेक्ट में कितनी ही देर तक क्यों ना रखेंगे, लेकिन ये अपने आप जलेंगे नहीं। तो ये दिस सबस्टेंस नॉट बर्न इजली। जैसे ग्लास, शीशा, ये नहीं जल सकता, मेटल नहीं जल सकता, और सॉइल। हाँ स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग स्टडी करते हैं कि कंबशंस के टाइप क्या होते हैं। इस चैप्टर यूनिट का नाम है टाइप्स ऑफ कंबशन, यानी कंबशन कुल कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखिए, कंबशन के जो टाइप की जो स्टडी होती है, वो जो जलने के पश्चात उसके अंदर जो हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है, उसके अमाउंट पे डिपेंड करता है। तो देखिए, मैंने कंबशन को कुल 3 पार्ट में डिवाइड किया: रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन और एक्सप्लोजन। देखिए, जो रैपिड कंबशन होता है वो क्या होता है। रैपिड कंबशन जब होते हैं तो बहुत शॉर्ट इंटरवल में बहुत जब ज़्यादा मात्रा में हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस्ड होती है, तो इसको हम लोग कहते हैं रैपिड कंबशन। देखिए, मैंने लिखा भी है बर्न रैपिड रेट, यानी कोई भी चीज़ जलता है तो बहुत तेज़ी से जले और प्रोड्यूस ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट इन ए शॉर्ट टाइम पीरियड। और जब जले तो उसके दौरान बहुत कम समय में जब बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो उसको हम लोग रैपिड कंबशन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एलपीजी आप जानते हैं कितना तेजी से आग पकड़ता है, पेट्रोलियम कितना तेजी से आग पकड़ता है, पेट्रोल। तो ये सब सारे सबस्टेंस क्या कहलाते हैं, रैपिड कंबशन कहलाते हैं। लेकिन जब हम बात स्पॉन्टेनियस कंबशन की बात करते हैं, तो स्पॉन्टेनियस कंबशन ये होते हैं कि जब चीज़ें बिना आग के कांटेक्ट में जले न। तो यानी आपको जानते हैं हर चीज़ को जलाने के लिए कहीं ना कहीं आग की ज़रूरत होती है, लेकिन कुछ सबस्टेंस ऐसे होते हैं कि जिनको जलाने के लिए आग की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप उनको हवा के एक्सपोजर में डायरेक्ट रख दें तो वो अपने आप उसमें आग लग जाती है। तो अगर ऐसे सबस्टेंस जो हवा के एक्सपोजर्स में आने पर बिना एक्सटर्नल आग के अगर उसके अंदर आग पकड़ ले, तो ऐसे सभी सबस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस सबस्टेंस कहते हैं। तो ये रहा स्पॉन्टेनियस सबस्टेंस। क्या है, द सबस्टेंस बर्न विदाउट एक्सटर्नल हीट, यानी ऐसे सबस्टेंस जिनको जलाने के लिए बाहर से हीट नहीं देनी पड़ती है। तो आप कहेंगे सर ऐसे कौन कौन से सबस्टेंस होते हैं। तो ऐसे नेचर में 2 सबस्टेंस हैं। एक फास्फोरस, वाइट फास्फोरस इसको कहते हैं। फास्फोरस एक ऐसा केमिकल सबस्टेंस है कि अगर आप उसको हवा में रख देंगे तो वो अपने आप आग पकड़ लेगा। और दूसरा है सोडियम मेटल। सोडियम मेटल बहुत रिएक्टिव मेटल होते हैं। अगर इसको भी हम आग मतलब हवा में रख देंगे तो ये हवा के वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करके बहुत तेजी सी मात्रा में क्या करते हैं, आग और हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। अब लास्ट है एक्सप्लोजन। तो देखिए, जब भी आप कभी आपने दिवाली वाली में आपने पटाखों जलाए होंगे या फिर कभी आप उसके कांटेक्ट में रहे होंगे, तो देखिए आग और हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड होती है, लेकिन एक काफ़ी मात्रा में एक एयर का प्रेशर भी क्रिएट होता है जो आपको उस झोंके से लगता है। तो देखिए, इसी नाते यहाँ पर एक्सप्लोजन कहा गया है। यानी इनके जलने में सिर्फ अंतर इतना होता है कि जब इस सबस्टेंस में आग लगेगा तो बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट और लाइट प्रोड्यूस्ड होगी, लेकिन उसके साथ साथ गैस भी प्रोड्यूस्ड होती है, और वो भी गैस, कैसा गैस, विथ प्रेशर के साथ। तो जब ऐसा कोई प्रोड्यूस होता है तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सप्लोजन। और जब भी वे फटते हैं तब बहुत ज़्यादा मात्रा में, यानी वो इनकी और इनकी तुलना में बहुत ज़्यादा मात्रा में ये एनर्जी को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर RDX, TNT, ये 2 एक्सप्लोजन्स के नाम हैं। ये
आप लोगों ने देखा होगा कि जब बम वगैरह बनाए जाते हैं तो उस बम में अभी मिसाइल्स बनाए जाते हैं तो उनके अंदर चीज़ों को जलाने की बहुत बड़ी गजब की काबिलियत होती है, और ये काबिलियत आती है इन दोनों विस्फोटकों की वजह से। तो बच्चों हम लोग आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबशन। यानी आग को जलने में कौन कौन से कंडीशंस जरूरी होती है जिनकी वजह से आग लग सकती है। तो देखिए इनके कुल 3 कंडीशंस हैं। पहला है प्रेजेंस ऑफ कंबस्टाइल सबस्टेंस, यानी जाहिर सी बात है कहीं पर भी अगर आपको आग लगानी है तो आग आप हवा में नहीं लगा सकते हैं। यानी जलाने के लिए आपको चाहे लकड़ी चाहिए या कोयला चाहिए या वैक्स चाहिए या एलपीजी चाहिए। तो ऐसे सभी सबस्टेंस जो जल सके तो उनको हम लोग कहते हैं कंबस्टाइल सबस्टेंस। तो आपको आग लगाने के लिए सबसे पहले कोई कंबस्टाइल सबस्टेंस चाहिए। जैसे आपने बताया ना एलपीजी, वैक्स, पेपर, ऑयल या पेट्रोलियम, ईटीसी, कोई भी, ये सारे सबस्टेंस क्या कहलाते हैं? कंबस्टाइल सबस्टेंस कहलाते हैं। और अगर चाहिए इग्निशन टेम्परेचर, आपने देखा होगा कि वैक्स कहीं पर भी रखा हो सकता है, पेपर कहीं पर भी हो सकता है और पेट्रोलियम प्रोडक्ट कहीं पर भी हो सकती है। तो क्या आपने उसके अंदर बिना किसी वजह से आग लगते हुए देखी? उसके अंदर आग तभी लगेगी जब उसके अंदर आप कोई एक बाहर से कोई आप चिंगारी या आग का टुकड़ा उस पर डालें नहीं। तो जो एक्सटर्नल सोर्स है, जो आप चिंगारी या आग का टुकड़ा लगाते हैं, उन्हीं को हम लोग कहते हैं क्या? इग्निशन टेम्परेचर। तो आपने देखा होगा माचिस जलाना, मोमबत्ती जलाना होगा तो आप पहले माचिस से लगाते, तो माचिस क्या देता है? एक इग्निशन टेम्परेचर। तो वो इग्निशन टेम्परेचर कहलाता है। दूसरा है प्रेजेंस ऑफ एयर। और अगर आपने ये दोनों सबस्टेंस रखे लेकिन अगर आपने ऑक्सीजन नहीं दिया तो अच्छे से अच्छा सबस्टेंस भी उसके अंदर आग नहीं लगेगी। यानी बिना ऑक्सीजन के कोई भी मैटर जलेगा नहीं। तो इस नाते देखिए मैंने एक ट्रायंगल बनाया है कि आपको आग लगाने के लिए 3 चीजें चाहिए, कंबस्टाइल सबस्टेंस, इग्निशन टेम्परेचर और एयर। जब ये तीनों आपस में मिलते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है? आग प्रोड्यूस होती है। हाँ तो स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फायर फाइटिंग, मतलब आग से लड़ाई। आपने देखा होगा आग से जो लड़ने वाले फायर फाइटर्स होते हैं वो आग कहीं पर भी, जब घरों में घर ऑफिस में कहीं जब आग लग जाती है तो वो बहुत देरी से आते हैं वहाँ पे आग बुझाने के लिए। तो देखिए इसी नाते एक वर्ड बना दिया फायर फाइटिंग, मतलब आग से लड़ना या आग को बुझाना। तो क्या करें? टू कंट्रोल द एक्सटिंग्विश द अनवांटेड फायर। इसका मतलब ही होता है कि हम अनवांटेड फायर, यानी ऐसी आग जो हम नहीं चाहते हैं और वो आग कहीं प्रोड्यूस हो जाए तो उसको हम लोग क्या करें? एक्सटिंग्विश, ख़त्म कर दें, कंट्रोल, या फिर अगर है तो उसको एक लिमिटेड दायरे में ला सकें। तो जब हम उसको लिमिटेड दायरे में लाते हैं एक अनवांटेड आग को या एक एक्सटिंग्विशर आग को, तो हम लोग इसी कंडीशन को हम लोग कहते हैं फायर फाइटिंग। अब ये जो फायर फाइटिंग होते हैं वो कुल 3 प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। देखिए मैंने कहा फायर फाइटिंग ऑपरेशन वर्क मेनली 2 प्रिंसिपल, दो सिद्धांतों पे वर्क करते हैं। सबसे पहला उद्देश्य होता है ब्रिंगिंग डाउन द टेम्परेचर, यानी कहीं पर भी अगर आग लगी हो तो सबसे पहले हमारा उद्देश्य ये होता है कि वहां पर लगी हुई आग का टेम्परेचर पहले क्या किया? कम किया जाए। और जब आग कम होगा तब उसका वो लोग इग्निशन टेम्परेचर भी क्या करते हैं? कम करते हैं। दूसरा है कटिंग ऑफ द एयर सप्लाई। और अगर कहीं पर भी आग लगी हो तो आग बुझाने के लिए पहले की दूसरी कंडीशन क्या होती है कि उसके अगल बगल का वो सराउंडिंग जहां से उसको जलने के लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल रही है, ऑक्सीजन से उनकी जो दूरी क्या करे? खत्म कर दिया, यानी ऑक्सीजन उनको न मिले। तो इसी को कहते हैं हम लोग क्या? फायर फाइटिंग। हाँ स्टूडेंट्स, तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है एक वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, यानी एक फायर एक्सटिंग्विशर किस प्रकार से वर्क करता है। तो देखिए जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं वो आपने देखा होगा एक एल्युमिनियम का एक ग्लास सिलेंडर होता है, जैसा कि आप अपने बुक्स के अंदर इस तरह से देख पा रहे होंगे। तो ये एक रेड कलर का एल्युमिनियम का ना एक बॉटल होता है और उस बॉटल के अंदर भरे होते हैं कॉन्सनट्रेट सोल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको आप अपनी भाषा में मीठा सोडा कहते हैं। और फिर उसके ऊपर यहाँ पर एक शीशे का ग्लास का पतला सा ट्यूब लगा होता है और उस ट्यूब के अंदर भरा होता है कॉन्सनट्रेट H2SO4, यानी जो बैटरी में जो एसिड भरी होती है वो एसिड यहाँ पर भरी होती है। फिर उसके ऊपर आपने देखा होगा 2 इस तरह से क्लच टाइप का या गियर टाइप के आपने 2 लॉक देखे होंगे। अब होता ये है कि जब कहीं पर भी आग लगती है
तो आपने देखा होगा जो फायर फाइटर्स होते हैं वो पहले इसको पकड़ के दबाते हैं, और जैसे ही इसको दबाते हैं तो ये हैंडल ऊपर की तरफ जाता है, और हैंडल जब ऊपर की तरफ तो उससे जुड़ा हुआ तो एक कील होती है वो नीचे की तरफ आती है। तो जैसे ये सिलेंडर ये उसको ऊपर की तरफ दबाता है तो ये कील फटाक से नीचे की तरफ आती है, और ये जो कील है वो जाकर के शीशे के इस ग्लास को क्या कर देती, तोड़ देती है। तो शीशे का ग्लास जैसे टूटेगा तो ये एसिड कहाँ गिरेगा, इस सोडियम बाइकार्बोनेट सोल्यूशन में। अब देखिए यहाँ पर रिएक्शन क्या होता है, अगर H2SO4 सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको हम लोग मीठा सोडा कहते हैं, अगर ये इनके साथ रिएक्ट करते हैं तो ये बनाता है 2NaSO4 प्लस H2O प्लस 2CO2, ये बनता है। तो यहाँ पर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बनती है, तो यहाँ से तुरंत बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलनी शुरू कर देती है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है, कहीं पर भी जब आग लगती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑक्सीजन गैस से ज़्यादा भारी होती है, तो ये क्या करती है, ऑक्सीजन गैस को उसकी जगह से क्या करती है, रिप्लेस कर देती है, और उनकी जगह पे ऑक्सीजन के अमाउंट नहीं आता, जिसकी वजह से आग लगनी बंद हो जाती है। लेकिन अगर हम एक आता है फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर में ये होते क्या हैं कि वहाँ पर इसके अंदर सैपोनिन ऐड कर दिया जाता है। तो जब सैपोनिन ऐड कर दिया जाता है, ये एक डिटर्जेंट लाइक सब्सटेंस होते हैं, तो जब क्या होते हैं कि सेम पूरा प्रोसेस बिल्कुल इसी तरह से ही होता है। लेकिन होता क्या है कि जब इसमें सैपोनिन आता है, इसमें जब जैसे ही H2SO4 पड़ता है तो इसमें क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में बबल बनने लगती है, सैपोनिन की वजह से साबुन के जैसे झाग बनने लगते हैं, और उस साबुन के जैसे झाग में कार्बन डाइऑक्साइड क्या होते हैं, अरेस्ट रहते हैं, उसी के अंदर पैक होते हैं। तो जैसे ही ये रिएक्शन होता है, जैसे ही इस आग से निकलते तो यहाँ पे फोम निकलना शुरू करता है, बिल्कुल झाग निकलना शुरू होता है, और ये झाग जब निकलती है तो जिस सब्सटेंस से पड़ती है तो वहाँ बिल्कुल छप जाती है, तो जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर एरिया का आग तुरंत बुझ जाता है। तो ये जो फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर होता है ये तब यूज किया जाता है जहाँ पर बिजली की आग लगी होती है, क्योंकि बिजली की आग को हम पानी से बुझा नहीं सकते और ना ही कंबल से ढक सकते हैं, तो वहाँ पे करंट लगने का खतरा होता है। लेकिन अगर फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है, यानी ये वाली सैपोनिन मिक्स वाला, तो यहाँ पे कहीं पर भी आग लगाओ तो ये तुरंत उस आग को क्या करता है, बुझा देता है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है टेकिंग केयर ऑफ फायर विक्टिम। मतलब जो आग से पीड़ित जो व्यक्ति होते हैं, हम उनकी कैसे देखभाल करें जब वो बर्निंग कंडीशंस में होते हैं। तो हमारे लिए कौन कौन से मुख्य जिम्मेदारियां मेन होती हैं। तो हमारी जो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, टेक देम आउट फ्रॉम फायर टू ओपन ए स्पेस टू रिड्यूस द सफोकेशन। जाहिर सी बात है, अगर किसी भी जगह पर अगर आग लगी होती है तो अगर उस आग में कोई व्यक्ति फंसा होता है, तो जब आप उस व्यक्ति को वहाँ से निकालते हैं तो तुरंत उसको किसी ऐसी जगह पे ले जाएं जहाँ पर हवा आती जाती रहे, क्योंकि जाहिर सी बात है वो लंबे समय तक अगर उस जलने वाली कंडीशन में रहा होगा तो सांस के साथ बहुत सारे धुआं भी उसके फेफड़ों के अंदर घुस गए होंगे, जिसकी वजह से उसको सफोकेशन प्रोड्यूस हो सकता है। तो आप उस सफोकेशन से बचाने के लिए सबसे पहले उसको ओपन स्पेस पे ले जाएं, ताकि वो वहाँ पे उसको ब्रीथ कराएं, आर्टिफिशियल ब्रीथ कराएं, ताकि उसके फेफड़ों में जो जमे हुए कार्बन डाइऑक्साइड हैं वो पूरी तरह से बाहर निकल सकें। तो पहला काम ये है कि बर्निंग पीपल को आप तुरंत बाहर की तरफ ले आएंगे। दूसरा है कवर द ब्लैंकेट टू कट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू द बर्निंग पर्सन। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जल रहा है तो आपका जो सबसे पहला उद्देश्य ये होता है कि आप एक मोटा कंबल ले आकर के उसको तुरंत ढक दें, क्योंकि अगर आप उसको ढकते हैं तो ढकने की कंडीशन में ये होता है कि ऑक्सीजन सप्लाई क्या हो जाती है, कट जाती है, और अगर ऑक्सीजन सप्लाई कट गई तो वो आग तुरंत बुझ जाएगी। तीसरी कंडीशन है पोर द वाटर ओवर द विक्टिम टू प्रिवेंट द ब्लिस्टर। जैसे बात, अगर किसी व्यक्ति को आग लग गई तो सबसे पहला काम होता है कि उस आग लगे व्यक्ति को तुरंत आप उसको पानी से पोर कर दें, उसको पानी से पूरा गीला कर दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो उसके शरीर में ब्लिस्टर फॉर्मेशन नहीं होगा, और वो उसके बॉडी में जो ब्लिस्टर की वजह से जो तपन और जलन होती है उससे उसको राहत मिलेगी। और तीसरी कंडीशन होती है इमीडिएट कॉल फॉर एम्बुलेंस। इमीडिएट कॉल फॉर एम्बुलेंस मतलब अगर आप सब जैसे ही आप इस पूरे प्रोसेस में यूज करते हैं उसके पहले आप एम्बुलेंस को फ़ोन कर दें, ताकि सही समय पे एम्बुलेंस आकर के उसका इलाज कर सकें। हाँ स्टूडेंट्स, तो हम लोग आ जाते हैं अपने वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है फ्लेम। तो देखिए फ्लेम क्या होता है। देखिए ए फ्लेम इज ए रीजन वेयर कंबशन ऑफ फ्यूल टेक्स प्लेस टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। आपने
कहीं पर भी फ्लेम देखा होगा आपने, मोमबत्ती देखा होगा आपने, दिया जलते हुए देखा होगा, तो दिया के जिस पोर्शन पे आग लगी होती है वहाँ पर एक पीली नीली रंग की एक रोशनी जलती है, उसी रोशनी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लेम कहते हैं। तो वहाँ पर एक्चुअल में हो क्या रहा है, तो ये देखिए जो बत्ती लगी होती है वो क्या करती है, वो जिस भी फ्यूल में अगर होता है तो वो फ्यूल धीरे धीरे उसको सक आउट करता रहता है, और धीरे धीरे जैसे वो उसके टर्मिनल इन तक पहुंचते हैं वहाँ पर वो वेपराइज्ड होते हैं, और वेपराइज्ड होने के साथ वो उस दौरान वहाँ पे आग प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से उस आग के यहाँ पर देखिए कुल 3 रीजन बन जाते थे। मैंने जोन ऑफ कैंडल फ्लेम, यानी एक कैंडल फ्लेम के कुल कितने जोन होते हैं। तो देखिए अगर आपने एक कैंडल फ्लेम की अगर आग को देखा होगा तो आपने देखा होगा उस आग के 3 रीजन होते हैं। एक सबसे बाहर की तरफ आउटर मोस्ट जोन, और एक उसके बीच का जोन होता है जिसको हम लोग मिडिल जोन कहते हैं, और एक जो बत्ती के इर्द गिर्द होती है उसको हम लोग इनर मोस्ट जोन कहते हैं। जो इनर मोस्ट जोन होती है वो आपने देखा होगा नीली रंग की रोशनी में जलता होगा, और जो मिडिल जोन होते हैं वो हल्का पीला और रेड कलर की रोशनी में जलता होगा, और जो आउटर मोस्ट होते हैं वो एकदम पीले या फिर लगभग वो डिसअपियर रोशनी पे जलते हैं। तो ये जो 3 रीजन होते हैं ये एक्चुअल में 3 अलग अलग केमिकल प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ का जो टेम्परेचर वैल्यू होती है वो अलग अलग होती है। जैसे जो उसका जो ब्लू जोन होता है, जो सबसे इनर मोस्ट जोन है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर कंबशन प्रोसेस पूरी तरह से टेक्स प्लेस नहीं हो पाता, और इस नाते यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो सबसे कम होता है, इस नाते इसको लीस्ट हॉट जोन कहते हैं। जो मिडिल जोन होता है वो उसके जरा सा ऊपर है, तो जो वो हल्की सी स्लाइटली येलो और रेडिश कलर की जलती है। यहाँ पर भी इनकम्प्लीट बर्निंग होती है, लेकिन इनकी तुलना में यहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई ज़्यादा होती है, इस नाते इसका जो टेम्परेचर होता है नीचे वाले के टेम्परेचर की तुलना में ज़्यादा होता है, इस नाते इसको हम लोग मॉडरेट हॉट जोन कहते हैं। लेकिन जो सबसे आउटर मोस्ट जोन होती है यहाँ पे कंप्लीट कंबशन टेक्स प्लेस होते हैं, और इसके अगल बगल की जो रोशनी होती है वो लगभग दिखाई नहीं देती है, और इस नाते इनको हम लोग क्या कहते हैं, हॉटेस्ट जोन कहते हैं। जहाँ कहीं पर भी कंप्लीट कंबशन होते हैं तो वहाँ का टेम्परेचर सबसे अधिक होता है, यानी आउटर मोस्ट जोन का जो बर्निंग टेम्परेचर है वो सबसे अधिक होगा। हाँ स्टूडेंट्स, तो हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है फ्यूल। अब क्वेश्चन ये होता है कि फ्यूल क्या होता है। जैसे पता है हर वो बर्निंग सब्सटेंस जो जलने पर हीट और लाइट प्रोड्यूस करती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्यूल कहते हैं। देखिए वो लिखा है द मटेरियल दैट आर बर्न टू प्रोड्यूस ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी आर कॉल्ड फ्यूल, यानी ऐसे सभी सब्सटेंस जिनको जलाने पर बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्यूल कहते हैं। जैसे वुड, कोल, एलपीजी, कैरोसिन और डीजल, जितने भी आप जानते होंगे वो सभी क्या हैं, फ्यूल हैं। तो अगर हम फ्यूल को उनके फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग उनको क्लासीफाई करें तो हम देखते हैं फ्यूल भी हमारे कुल कितने प्रकार के हो जाते हैं, 3 प्रकार के, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो सॉलिड में आपने देखा होगा कोक देखा होगा, कोक ये कार्बन का 100% अमाउंट होता है, इसको हम लोग एंथ्रासाइट रॉक्स कहते हैं। इसके जलने पर बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इसलिए तो इसको कोक कहते हैं। एक कोल जो हमारे और आपके घरों में जो लकड़ी से बने हुए कोयले होते हैं, वुड और वैक्स, इनको हम लोग कहते हैं सॉलिड फ्यूल। जो लिक्विड फ्यूल होते हैं उनको जैसे पेट्रोल, कैरोसिन, डीजल, ये सब क्या हैं, लिक्विड फ्यूल हैं। और अगर गैसियस फ्यूल की बात करें तो एलपीजी, सीएनजी और बायोगैस, ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं, गैसियस फ्यूल कहते हैं। इन सभी मैटर के जलने पर क्या प्रोड्यूस होता है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और हीट एनर्जी प्रोड्यूस होने की वजह से हम कहीं ना कहीं इनको अपने डोमेस्टिक लाइफ में यूज करते हैं, इस नाते हम इनको क्या कहते हैं, फ्यूल कहते हैं। आप वल्केनिक इरप्शंस को फ्यूल नहीं कह सकते हैं क्योंकि उनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन आप उनसे फिर भी हीट एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो इस नाते ये लोग ऐसे सभी सब्सटेंस जिनको हम लोग डोमेस्टिक यूज में यूज कर सकते हैं उसको हम लोग केवल फ्यूल कहते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, हम लोगों का जो अगला टॉपिक है वो है कैलोरीफिक वैल्यूज़, यानी कैलोरीफिक वैल्यूज़ क्या होती हैं। तो देखिए जो कैलोरीफिक वैल्यूज़ होती है, यानी अगर आप 1 किलोग्राम किसी फ्यूल सब्सटेंस को बर्न करते हैं और उससे जितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। तो वही मैंने बात लिखा, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg फ्यूल, यानी 1 kg फ्यूल को बर्न करने पर जितनी ज़्यादा मात्रा में हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसी हीट एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं,
कैलोरीफिक वैल्यूज कहते हैं। तो मैंने कैलोरीफिक वैल्यूज को मैंने 3 कंडीशन में डिवाइड कर दिया है। जैसे जो सबसे हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू अभी तक सबसे नोन है वो है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस की जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वह 1,50,000 किलो जूल पर केजी होती है। यानी जितना ज़्यादा मात्रा में हम हाइड्रोजन गैस को बर्न करने पर जितनी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं उतनी किसी भी नेचर में नोन एनर्जी हम लोगों के पास ज्ञात नहीं है। और अगर उससे इससे कम अगर किसी की कैलोरीफिक वैल्यू सबसे अधिक है तो वह एलपीजी और पेट्रोल की है। ये करीब 55,000 से लेकर के 50,000 किलो कैलोरी के बीच में होते हैं। जबकि जो सबसे कम देखे गए हैं वो काऊ डग, वुड और कोल के देखे गए हैं। इनकी जो एनर्जी होती है वो 6,000 से 8,000 किलो जूल के बीच में होती है। हाँ स्टूडेंट्स, तो हम लोग आ जाते हैं अपने वीडियो के अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल फ्यूल। आइडियल फ्यूल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं? तो देखिए, सबसे पहला कंडीशन है चीप एंड ईजिली अवेलेबल, यानी फ्यूल ऐसा होना चाहिए जो बहुत सस्ता हो और बड़े आसानी से सब लोगों को मिल जाए। ये उसकी पहली कंडीशंस होती है। दूसरी, सेफ एंड इजी टू ट्रांसपोर्ट, ऐसा नहीं हो कि लेने दौरान तुरंत वो एक्सप्लोड कर जाए, माने सेफ होना चाहिए और उसको हम कहीं पर भी ले आ सकें और ले जा सकें। तीसरा है हाई कैलोरीफिक वैल्यू, और इतनी अधिक कैलोरीफिक वैल्यू हो कि जिससे उससे हमारा गुजर बसर हो सके। तीसरा है नॉट प्रोड्यूस हार्मफुल गैस, और उसके जलने पश्चात बदबू नहीं आनी चाहिए, कोई बहुत खतरनाक गैस नहीं निकली जिसके निकलने के बाद लोगों की मौत हो जाए, तो ऐसी गैस नहीं होनी चाहिए। तीसरा, नॉट लीव एश आफ्टर बर्निंग, और एक अच्छा फ्यूल वही कहलाता है जो जलने के बाद बहुत ज़्यादा मात्रा में राख प्रोड्यूस नहीं करता है, तो उसी को हम लोग सबसे अच्छा फ्यूल मानते हैं। और तीसरा है इग्निशन टेम्परेचर शुड बी टू लो लाइक रूम टेम्परेचर, और उसका इग्निशन टेम्परेचर कितना होना चाहिए? रूम टेम्परेचर के बराबर होना चाहिए। यानी अगर रूम टेम्परेचर से अधिक या कम हुआ तो जाहिर सी बात तो वो सबस्टेंस में आग नहीं लगेगी, इस नाते उसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग आ जाते हैं अपने वीडियो के लास्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है बर्निंग ऑफ फ्यूल लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट। हम सभी जानते हैं जब भी कोई चीज़ जलती है तो उनसे बहुत सारी गैसें निकलती हैं, और वो गैसें हमारे और आपके लिए और इवन हमारे इन्वायरमेंट के लिए कितना नुकसानदायक होते हैं। तो देखते हैं, जैसे मैंने कहा कोई फ्यूल जब बर्न होता है तो बर्न के साथ उसमें केवल एक ही चीज़ अच्छी निकलती है, वो है हीट एनर्जी। इसको हम कुछ ऐसे दिखा देते हैं कि केवल यही एक चीज़ अच्छी निकलती है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी खतरनाक गैसें निकलती हैं। जैसे सबसे पहला है CO2, अगर उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ तब CO2 निकलेगा, और ये CO2 अल्टीमेटली कहाँ जाएगा? हमारे एनवायरनमेंट में जाएगा, और वहाँ पर इसके कुछ न कुछ टॉक्सिक इफेक्ट हैं। यहाँ पर इनका जो टॉक्सिक इफेक्ट क्या कहलाता है? ग्लोबल वार्मिंग, जो मैं अभी थोड़ी देर के बाद एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद जो दूसरा जो सबसे खतरनाक और सबसे पॉइजनस गैस निकलती है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर थोड़ी सी भी मात्रा अगर आप इनहेलेशन में ले लेते हैं तो ये तुरंत आपके आरबीसी के साथ बाइंड अप करके उनको तुरंत क्या कर देता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी खराब हो जाती है और वो फिर दोबारा काम लायक नहीं रह जाता। तो ये अगर आप थोड़ी सी भी अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा आपको इनहेल कर ले जाते हैं तो तुरंत ये आपके ब्रेन को डेड कर देती है। ये इतनी खतरनाक गैस होती है। तो ये है कार्बन मोनोऑक्साइड। तीसरा है सल्फर डाइऑक्साइड, और अगर चीज़ें जल रही हैं तो उनकी मात्रा में बहुत सारी एक गाढ़ा धुआं निकलता है जिसमें सांस लेना कठिन हो जाता है, और इसमें उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा खांसी आती है। तो वो खांसी किसकी वजह से आती है? सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से आती है। तो ये इसका जो दूसरा सबसे इन्फेक्ट होता है कि जब ये गैस हमारे इन्वायरमेंट में जाती है तो ये सल्फर डाइऑक्साइड पानी के साथ जुड़ करके क्या बनाता है? H2SO3 बनाता है, सल्फ्यूरस एसिड। और जब ये एसिड जब ठंडा होता है और जब बरसता है तो ये हमारे इन्वायरमेंट और हमारे घर की छतों को बहुत जल्दी क्या करता है? डैमेज कर देता है, सल्फर डाइऑक्साइड। उसके बाद है एसपीएम। हम सभी जानते हैं एसपीएम सस्पेंडेड पार्टिकल्स मैटर कहते हैं। यानी जब आपने देखा होगा कि जब ईटा भट्टा से जब आग लगती है तो उसके अगल बगल बहुत सारे धुएं और राख उड़ते हैं,
उन धुएं और राख को हम लोग क्या कहते हैं, एसपीएम कहते हैं। ये हमारे बॉडी के लंग्स के में अंदर जा करके, हमारी आंखों में जा करके अंधापन और हमारे फेफड़ों में एलर्जी क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से सफोकेशन और खांसियाँ प्रोड्यूस होती हैं और दूसरी श्वास संबंधी गंभीर बीमारियाँ हो जाती हैं। ये हो गया। अब एक्सप्लेन करने का समय आ गया कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड हमारे इन्वायरमेंट में क्या प्रभाव डालती है। ये मैंने जो एक डायग्राम बनाया हुआ है, इसको मैंने नीचे का जो स्ट्रक्चर जो सेमी सर्कल में बनाया, इसको आप अर्थ मानिए। और हमारे अर्थ के 25 से 50 किलोमीटर के रेंज में बहुत सारी गैसें होती हैं। तो जब चीज़ें फ्यूल बर्न होती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हल्की होने की वजह से बहुत ऊपर चली जाती है और ये हमारे एटमॉस्फेयर पे एक लेयर बना लेती है। इस तरह से ये कार्बन डाइऑक्साइड का लेयर मैंने लिख दिया। अब होता यह है कि जब आपकी अर्थ सूरज के कांटेक्ट में होती है तो सूरज की रोशनी की इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। उस वक्त तो ये क्या करती है कि कार्बन डाइऑक्साइड लेयर को भेद करके हमारे अर्थ पे चली जाती है। तो ये देखिए ये सब अर्थ पे चली जाती है। जब वो अर्थ पे आती है तो अर्थ पे जब टकराने के बाद वो वापस लौटती है रात के समय में, तब होता ही है कि उसकी एनर्जी बहुत कम हो जाती है और जब वो कम हो जाती है, जब वो टकरा करके वापस निकलने की कोशिश करती है तो यही कार्बन डाइऑक्साइड लेयर उस एनर्जी को निकलने नहीं देता है। और जब वो हीट एनर्जी नहीं निकलेगी तो वो वापस हमारे अर्थ की तरफ क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर दी जाती है, जिसकी वजह से हमारे अर्थ का टेम्परेचर हर साल 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है। और अगर हमारे अर्थ का टेम्परेचर लगातार इसी तरह से बढ़ता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा जितनी ग्लेशियर्स होंगे उन सभी आइस पिघल जाएंगे और अगर आइस पिघल गए तो हमारी पूरी अर्थ जो होती है वो समुद्र में डूब जाएगी। तो जिसका रिजल्टेंट प्रभाव होता है इसी को हम लोग कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग और इसी को एक नाम दिया गया है ग्रीन हाउस इफेक्ट।